हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए मिसेलेनियस के सारे प्रश्न। इसमें आपका इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड है और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संदिग्धता के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूटी। किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संदिग्धता के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो एवं दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हो तो उसमें तर्क दोष निहित होगा? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सत्तात्मक तर्क दोष। किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो एवं दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हो तो उसमें तर्क दोष निहित होगा। कौन सा होगा? सत्तात्मक तर्क दोष। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो आपका हेल्थ भी होता है, स्वास्थ्य एजुकेशन भी होता है और जीवन स्तर भी होता है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1, 2 और 3 बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो पहल को ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2015 में इसे दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला क्या है? यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। तो हाँ, पहला आपका बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है? महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। तो सेकंड भी आपका सही है। थर्ड क्या है? 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो आपका तीसरा भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है आपका लगान का विनियमन, दूसरा है अवधि की सुरक्षा और तीसरा है पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो सही आंसर क्या होगा? आपका पहला भी सही है, लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा सेकंड भी सही है और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1, 2 एंड 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है आपका? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, ये भी सही है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, ये भी सही है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, ये भी आपका सही है। चौथा है आपका समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो फोर्थ भी सही है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। तो पहला सही है आपका। सेकंड क्या है? सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण। तो सेकंड भी सही है। तीसरा क्या है? संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना। तो थर्ड भी सही है। चौथा आपका है समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो फोर्थ भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1, 2, 3 और 4 सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम ये आपका सम्मिलित है। अन्नपूर्णा आपका सम्मिलित है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये आपका सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में सही उत्तर चुनिए।
पहला है आपका नायक समिति, ये आपका इसका आपका होगा 1991। दूसरा है आपका आबिद हुसैन समिति, इसका आपका होगा 1995। तीसरा है एस कोहली समिति, ये आपका हो जाएगा 2000। और चौथा है कार्वे समिति, इसका आपका हो जाएगा 1955। तो कैसे अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा चौथा कार्वे समिति 1955, इसके बाद आपका होगा पहला नायक समिति, इसके बाद आपका होगा दूसरा आबिद हुसैन समिति, और फिर आपका होगा तीसरा एस कोहली समिति। तो आंसर आपका क्या होगा 4, 1, 2, 3, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं होगा। हालांकि यूपी पीसीएस ने ऑप्शन सी को यहाँ पे सही माना है, जो कि गलत है। यूपी पीसीएस ने सी ऑप्शन सही माना है, सी ऑप्शन आपका सही माना है, जो कि गलत है। सबसे पहले आपका होगा चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है कार्यक्रम, दूसरी तरफ है प्रारंभ वर्ष। तो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसका आपका हो जाएगा 1976, मतलब एक आपका हो जाएगा दूसरा, एक का आपका हो जाएगा दूसरा। बी क्या है, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, तो बी का आपका हो जाएगा कौन सा, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, इसका आपका हो जाएगा 1975। तो बी का आपका हो जाएगा पहला, बी का आपका यहाँ पे हो गया पहला हो गया। सी क्या है, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा, सी का आपका हो जाएगा चौथा। डी क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये आपका हो जाएगा 2005, तो डी का आपका क्या हो जाएगा तीसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है, हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण क्या बता रहा है, पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में PLFS रिपोर्ट 2022-23 आया था, 2022-23 में, सॉरी अक्टूबर 2023 में, तो मैंने अपने फेसबुक पेज पे इसके बारे में डिटेल डाला हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23 आया हुआ था, इसमें जो आपका LFPR है, LFPR इसका मतलब क्या हुआ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसमें आपका महिलाओं की बात करें, यहाँ पे महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो ग्रामीण एरिया है रूरल में कितना है 34.6 है, और अर्बन में कितना है, अर्बन में है आपका 24.0, और किसके लिए है, फॉर द पर्सन एज 15 ईयर एंड एबव, 15 ईयर एंड एबव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है, क्योंकि, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। भारत में जो निर्भरता अनुपात है ये घट रहा है, क्योंकि, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। अच्छा, ये निर्भरता अनुपात क्या होता है, जो निर्भरता अनुपात है वह अनुपात है जो 0 से 14 तथा 65 प्लस आयु वाली जनसंख्या के योग तथा 15 से 64 वर्ष की आयु वाली जनसंख्या के बीच के अनुपात के योग के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ष के अधिकांश हिस्से में
बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। ये आपका गलत है। अच्छा, एक गलत क्यों है? तो यहाँ पे आपका होगा 2013 ना कि 2014। यहाँ पे आपका होगा 2013। सेकंड क्या है? इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो सेकंड भी गलत है। यहाँ पे 1 नहीं होगा, 1% नहीं होगा, कितना होगा? 2% होगा। तो आपका पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है? तो कोई भी नहीं, नीदर 1 नॉर 2। आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 नॉर 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मॉरिस डी मॉरिस। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मॉरिस डी मॉरिस ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो PQLI है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 100, मिनिमम वैल्यू 1। अच्छा, 100 का मतलब क्या हुआ? सबसे अच्छा, ये भी याद रखना है। 100 का मतलब हुआ सबसे अच्छा, और 1 का मतलब क्या हुआ? सबसे खराब। 1 का मतलब हुआ सबसे खराब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण क्या बता रहा है? कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कथन तथा कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश में है, तो अगर महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश में उत्पादकता कम है। कारण क्या है? कि जो महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र जो है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो काफ़ी फेवरेबल कंडीशन होता है गन्ने के लिए। और जो यूपी है आपका, ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा RTI अधिनियम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो बांस कला। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही होगी तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, बगल में पूजा हो रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बांस कला। और इनके द्वारा अन्य रचनाएं कौन सी है? तो वैशाली के लिच्छवी, इंद्रगुप्त और बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो बांस कला से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इनके द्वारा जो अन्य रचनाएं हैं कौन सी है? वैशाली के लिच्छवी, इंद्रगुप्त और बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिब्लियोमेट्री है तो सूचना प्रबंधन उपकरण है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिब्लियोमेट्री क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो वापसी की शक्ति। अच्छा, एल्बिडो क्या होता है? तो वायुमंडल से गुजरते समय सूर्य की ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित हो जाता है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला DCO डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी है क्या है?
1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है। तो पहले स्टेटमेंट पे आते हैं, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो सही है। सेकंड क्या है, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो सेकंड पे सही है। तो पूछ कह रहा है कौन सा सही है, तो बोथ 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। और कारण क्या है, हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। सेकंड क्या है, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों आपका सही है। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला आपका है, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। तो पहला भी सही है। दूसरा आपका है, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। सेकंड भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। ये आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे विक्रम नहीं होगा, शक संवत, तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। सेकंड क्या है, राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया है। ये आपका यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए 22 मार्च 1957। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही है। तो दोनों गलत है, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सभी गुलाब लाल है। ये सार्वभौमिक सत्य पूछ कह रहा है, अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो आपका ए बी सी है, ये तीनों आपका क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य है, जबकि सभी गुलाब लाल है, ये आपका सार्वभौमिक सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार या प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। सही है। सेकंड क्या है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सही है। तीसरा क्या है, यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। थर्ड भी सही है। चौथा क्या है, यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। तो फोर्थ भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2, 3 तथा 4। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ये भी सही है। यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। ये भी सही है। यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2, 3 तथा 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है तो द्विक संप्रेषण, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत भ्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत भ्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो रंग विद्या, क्रोमैटिक। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो रंग विद्या। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है, तो क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंतर्वैयक्तिक दक्षता। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक दक्षता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो सही आंसर क्या होगा? तो आप अपनी सत्य निष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप अपनी सत्य निष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है, तो कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? चरम संशक्तिशीलता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चरम संशक्तिशीलता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्णय लेने का पहला चरण है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, समस्या को पहचानना तथा परिभाषित करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नामिक समूह तकनीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, नामिक समूह तकनीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह कौन सा मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रक्रियात्मक स्थिरता। वह कौन सा मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रक्रियात्मक स्थिरता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्णय क्षमता का सार है, तो निर्णय क्षमता का सार क्या है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विकल्पों के मध्य चयन करना। निर्णय क्षमता का सार है विकल्पों के मध्य चयन करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है, तो क्रोनेमिक्स के रूप में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है तो क्रोनेमिक्स के रूप में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है, अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित कौन सा तर्क दोष है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लोकोत्तेजक। गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है, अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित कौन सा तर्क दोष है? तो लोकोत्तेजक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? तो उपयोगिता का आकलन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक
किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उपयोगिता का आकलन। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित निर्णयन शैली में से किस में अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? तो सही आंसर क्या होगा? निर्देशात्मक शैली। निम्नलिखित निर्णयन शैली में से किस में अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? तो निर्देशात्मक शैली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि, तो सही आंसर क्या होगा? कभी कभी गैर इरादतन होती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? विकेंद्रीकृत नेटवर्क में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है विकेंद्रीकृत नेटवर्क में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? तो नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है, इसे क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं बुद्धियोत्तेजक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, क्या कहलाता है? बुद्धियोत्तेजक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनप्रवाद ग्रेपवाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका जो यहाँ पे है ये इसकी विशेषता नहीं है। जनप्रवाद की यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, ये विशेषता नहीं है। जनप्रवाद ग्रेपवाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, ये आपका जनप्रवाद की विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? समकालिक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थित मूल्य MSP 2018-19 के दौरान है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2024-25 की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो MSP के बारे में देख लेते हैं। MSP जो होता है ये 22 मेजर फसलों पे दिया जाता है, जिसमें 14 आपका खरीफ होता है, खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप, 6 आपका रबी क्रॉप, कितना हो गया 20, और 2 जो आपका होता है वाणिज्यिक फसल, कमर्शियल क्रॉप होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो धान है तो एक होता है पैडी कॉमन, इसका MSP कितना है 2300। तो आपको मेनली यही याद रखना है, पैडी कॉमन 2300 MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पैडी ग्रेड पैडी ग्रेड ए इसका है 2320, लेकिन आपको जो कॉमन है वही याद रखना है। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं का MSP कितना है 2024-25 के दौरान? तो 2275। मसूर की बात करें लेंटिल तो कितना है 6425। बात किसकी हो रही है 2024-25 की। और जो ग्राउंड नट है इसका MSP कितना है? तो 6783। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है? जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? जन्म माइनस मृत्यु। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अशोषित जन्म दर और अशोषित मृत्यु दर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी, ए और बी।
जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ए और बी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।